आप सभी विद्यार्थियों मित्रों का गवर्नमेंट डॉट व्लॉग्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन। हम कक्षा 9th में भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 8 का अध्ययन कर रहे थे और जिसका नाम है गति और अंग्रेजी में कहते हैं मोशन। इस चैप्टर में हमने अध्ययन किया दूरी और विस्थापन। दूरी और विस्थापन की सहायता से हमने अध्ययन किया चाल और वेग, और फिर वेग की सहायता से अध्ययन किया त्वरण। अब इन सभी की सहायता से हम अध्ययन करेंगे गति के समीकरण। इक्वेशन ऑफ मोशन। तो डियर स्टूडेंट्स, टुडे स्टडी अबाउट इक्वेशन ऑफ मोशन। माना एक समान त्वरित गति का प्रारंभिक वेग, माना एक समान त्वरित गति का प्रारंभिक वेग या इनिशियल वेलोसिटी u है और t समय बाद तथा s विस्थापन t समय वह कर देते हैं थोड़ा जम t समय बाद वह s विस्थापन के बाद अंतिम वेग या फाइनल वेलोसिटी v हो जाती है। और हमने इससे पूर्व क्लास में देखा है कि जो त्वरण होता है वेग में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। त्वरण हमने देखा है त्वरण इज इक्वल टू वेग में परिवर्तन बटा लगा समय, परिवर्तन में लगा समय। त्वरण को हम a से लिखते हैं और वेग में परिवर्तन अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे लगा समय। अंतिम वेग हमारा v है, प्रारंभिक वेग u है, लगा समय t है। तो a इज इक्वल टू v माइनस u बटावा t। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। यदि मैं इसको वज्र गुणा कर दूं, एक को t से गुणा कर दूं और इसके बटे में 1 है और इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इसे कहते हैं वज्र गुणा करना। यानी कि पहली साइड के हंस को दूसरी साइड के हर से गुणा करना और पहली साइड के हर को दूसरी साइड के हंस से गुणा करना की प्रक्रिया को हम वज्र गुणा कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इसका अंश इसके हर से मल्टीप्लाई होगा और इसका अंश इसके हर से होगा। तो इसके अंश को इसके हर से मल्टीप्लाई करेंगे तो v माइनस यू को 1 से मल्टीप्लाई करने पर v माइनस यू ही आएगा। एक को t से मल्टीप्लाई करें तो 80 आएगा। अब मैं माइनस यू को पक्षांतर कर दूंगा तो हो जाएगा u प्लस 80।
और यही गति का प्रथम नियम है। समीकरण 2 को गति का प्रथम नियम कहते हैं। समीकरण 2 को गति का प्रथम नियम कहते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हमें याद रखना है, इसलिए इसको हम ऊपर लिख लेते हैं। तो समीकरण 1 है a = v - u/t और समीकरण 2 है v = u + at। क्योंकि इसके नंबरिंग की जरूरत पड़ेगी तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ। देखो, हमने माना कि जो कण है एक समान त्वरित गति से है, एक समान त्वरित गति से है, कण एक समान त्वरित गति से है। तो हम मान लेते हैं कि यह हमारी x एक्स है और यह हमारी y एक्स है। x o x डेक्स, y o y डेक्स। हमने माना है कि एक समान त्वरित गति में कण का वेग प्रारंभिक वेग v है। तो मान लो कि आपका जो कण है यहाँ पर है, इसका t = 0 पर वेग प्रारंभिक u है और ये मान लो स्थिति आपकी a पर है, ये स्थिति a पर है और ये आपका समय x एक्स पे समय है और y एक्स पर वेग है। अब देखो, पिछली क्लास में हमने समय और वेग में ग्राफ खींचा था, तो वो एक इस प्रकार राशि आई थी, इस प्रकार ग्राफ आता सीधा। अब यहां से मैं x एक्स पर लंब डालता हूं, मान ला ये a बिंदु है, तो यहाँ ये m पर काट रहा है, इसको x एक्स को m पर काट रहा है। जब प्रारंभिक वेग ये था तो अंतिम वेग कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा अंतिम वेग आपका u। अंतिम वेग कितना हो जाएगा u, ये वेग हो जाएगा u। अब यदि इस बिंदु से मैं y एक्स पे लंब डालूं और ये मान लो कि ये n पर काटता है, तो यहाँ पर भी वेग, यहाँ से यहाँ तक का वेग v, यहाँ पे वेग क्या हो जाएगा v हो जाएगा, यहाँ पे वेग v हो जाएगा। और फिर बिंदु A से मान लो कि ये B है, BM पर लंब डालूं, BM पर लंब डालूं तो ये मान लो कि इसको P पर काटता है। ये मैंने लंब डाला इसलिए 90 होगा, ये मैंने लंब डाला इसलिए 90 होगा। तो यहाँ से यहाँ तक कण का वेग v है, तो यहाँ से यहाँ तक का वेग भी क्या होगा v होगा। कण एक समान त्वरित गति में है, कण एक समान त्वरित गति में है, ये बात हमने पहले मानी है। अब आप देखिए, m से b तक कण का वेग v है, m से p तक कण का वेग u है, तो p से b तक कण का वेग कितना हो जाएगा, ये u है, ये v है, तो ये कितना हो जाएगा v - u, v - u।
देखो मैंने दो भाग छायांकित किया है, एक ब्लैक से किया है और एक रेड से किया है। इस ब्लैक वाले भाग में हम देखें या इसका क्षेत्रफल निकालें, त्रिभुज ए बी पी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। ये एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई पीबी। देखो कर्ण टी समय बाद, तो ये आपकी दूरी कितनी जाएगी टी। यहाँ पर टी बराबर 0 है, या एम पर समय टी है, तो ये दूरी टी है, तो ये भी दूरी भी कितनी होगी टी। ये दूरी टी है तो ये भी टी होगी, क्योंकि ये एक आयत है और आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो एपी वही होगा जो ओ एम है। ओ एम कितना है टी है, तो एपी भी टी होगा। पीबी कितना है, पीबी वेग है, पीबी वी माइनस यू है। तो ये आपका क्षेत्रफल ए आ गया। ए इज इक्वल टू, ये मान लो इसको A1 मान लेता हूँ, A1 इज इक्वल टू 1/2 समय इंटू वेग। ये वेग है, ये समय है, और देखो वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। तो डेट सिंपलाइज विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा, समय इंटू वेग। तो समय इंटू वेग हमें क्या देता है, विस्थापन देता है, और ये किसके बराबर है, क्षेत्रफल के बराबर है। ऐसे यदि मैं इसका क्षेत्रफल निकालूं, देखो आयत ओ ए पी एम का क्षेत्रफल, तो ये कितना आएगा, आधार इंटू ऊंचाई या लंबाई इंटू चौड़ाई, या लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी है टी है, चौड़ाई कितनी है यू है, तो ये क्या जाएगा, टी समय है और यू क्या है वेग है। और समय इंटू वेग को हम क्या कहते हैं, विस्थापन। क्या कहते हैं, विस्थापन। यहाँ भी क्या रहा है, विस्थापन। तो प्यारे बच्चों, जो वेग समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल है वो हमें क्या देता है, विस्थापन देता है। वेग समय का जो ग्राफ है, जो क्षेत्रफल है, वेग समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल है वो हमें विस्थापन देता है। तो ये हमारा एक लॉजिक हो गया जिसको हम नोट कर लेते हैं, पीटीआर करके। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल विस्थापन देता है। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल विस्थापन देता है, ये अपने को याद रखना है। जो क्षेत्रफल होगा वो ही विस्थापन होगा। या मैं एक वर्ड में यूँ कह सकता हूँ कि जो वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ देखो, वेलोसिटी वी समय टी, वीटी ग्राफ का क्षेत्रफल विस्थापन देता है। वीटी ग्राफ का क्षेत्रफल विस्थापन देता है, ये आपको बात याद रखनी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि
आकृति ओ ए बी एम का क्षेत्रफल निकालेंगे। आकृति ओ ए बी एम का क्षेत्रफल। आप चित्र में देख रहे हो कि जो आकृति ओ ए बी एम है, ये दो आकृतियों से मिलकर बनी हुई है। एक त्रिभुजाकार है और एक आयताकार है। तो हम लिखेंगे आयत ओ ए पी एम का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए बी पी का क्षेत्रफल। अब ये देखो, हमने अभी ये प्रूव किया है कि आकृति वीटी ग्राफ का क्षेत्रफल विस्थापन देता है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, विस्थापन। और विस्थापन को हम किसे लिखते हैं, ऐसे। आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। विस्थापन को हमने एस माना है। माना कि एक समान त्वरित गति में कण का प्रारंभिक वेग u है, t समय बाद और विस्थापन s समय के बाद कण का अंतिम वेग v हो जाता है। ये हमने पहले ही माना है। और ये हमने प्रूव कर दिया है कि जो वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल है वो विस्थापन देता है, और विस्थापन को हम s से डिनोट करते हैं। लंबाई कितनी है, लंबाई इसकी t है, या मान लो लंबाई u है, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, t प्लस 1/2 आधार, आधार AP है, AP वही होगा जो t होगा। ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई PB है, और PB कितनी है आपकी, V - U। ये चीज़ हमने यहाँ भी देखो लिख दी थी। मैं चाहता तो इसको एक समीकरण नाम देकर ये मान डायरेक्ट यहाँ लिख सकता था, फिर भी मैंने दोबारा इसको बता दिया। तो S बराबर क्या जाएगा, UT प्लस 1/2 V - UT। समीकरण ये हो गया समीकरण 3। समीकरण 2 से v बराबर u प्लस AT समीकरण 3 में रखने पर, देखो इसीलिए मैंने समीकरण 2 को ऊपर लिखा था। यह समीकरण 2 का मान, v का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो s बराबर क्या हो जाएगा, UT प्लस हाफ, अब इस v की जगह में क्या दूंगा, u प्लस AT, और ये माइनस u ऐसे कैसे रहेगा, और t भी ऐसे कैसे रहेगा। तो आप देख रहे होंगे कि ये u प्लस का है और ये माइनस का कैंसिल। तो s इज इक्वल टू UT प्लस 1/2 AT इंटू टी। तो s बराबर UT प्लस 1/2 AT इंटू टी स्क्वायर। और यही गति का दूसरा नियम है, इसे हम कहते हैं समीकरण नंबर 4। समीकरण 4 गति का द्वितीय नियम है। समीकरण 4 गति का द्वितीय नियम
है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। प्यारे बच्चों, इसके बाद में हम अध्ययन करेंगे गति का तृतीय समीकरण। यदि आपको कोई बात समझ में नहीं आए तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं या वीडियो को पीछे जाके पुनः देख सकते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये बात आपको याद रख लेना है कि जो वीटी ग्राफ है या जो वेग समय ग्राफ है वो का क्षेत्रफल हमें विस्थापन देता है। अब जो न्यूटन की गति का थर्ड नियम हम व्युत्पन्न करेंगे या प्रतिपादित करेंगे उसमें भी इसी चित्र का इस्तेमाल करेंगे। हमने जो आकृति ओ ए बी एम का क्षेत्रफल निकाला है, गति के सेकंड नियम में इस आकृति, त्रिभुजाकार आकृति और आयत आकृति का हम अलग अलग क्षेत्रफल निकालते हैं। गति के तृतीय नियम के लिए इस पूरी आकृति को हम एक मानेंगे और आप ये देख रहे हो कि जो पूरी आकृति है इसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर है और जिस आकृति में, जिस चतुर्भुजाकार आकृति में भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है उसे हम कहते हैं समलंब चतुर्भुज। तो यहाँ पर हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। जब भी हमें गति का तृतीय समीकरण निकालना है तो हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो समलंब चतुर्भुज ओ ए बी एम का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज ओ ए बी एम का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा समांतर भुजाओं के मध्य दूरी या समांतर भुजाओं की मध्य ऊंचाई। तो अब ये तो हम जानते हैं कि क्षेत्रफल, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल हमें विस्थापन देता है। तो ये तो आपका विस्थापन आ जाएगा। क्षेत्रफल क्या देता है? विस्थापन देता है। तो ये तो आ जाएगा विस्थापन 1/2 इंटू, देखो ओ ए और बी एम समांतर भुजाएं हैं, ओ ए और बी एम, तो ओ ए प्लस बी एम ये समांतर भुजाओं का योग हो गया इंटू समांतर भुजाओं की बीच की दूरी। ये बीच की दूरी है और ये किसके बराबर है? टी के बराबर। यानी कि इसको हम ओ एम भी लिख सकते हैं। सॉरी, तो जो बीच की दूरी है उसको हम ओ एम भी लिख सकते हैं और ए पी भी लिख सकते हैं। विस्थापन को हम एस से लिखते हैं 1/2 इंटू ओ ए, देखो आपकी यू है, और बी एम क्या है? आपकी वी है। ओ एम कितनी है? टी। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 5। देखो मैंने समीकरण 1 लिखा था, समीकरण 1 से A इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो डेट सिंप्लाइज टी इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए।
ये समीकरण नंबर 6। टी का मान समीकरण 5 में रखने पर समीकरण 6 से टी का मान 5 में रखने पर तो s इज इक्वल टू 1/2 इंटू यू प्लस वी इंटू टी का मान कितना है v माइनस यू अपॉन ए। तो s इज इक्वल टू हर को हर से मतलब 2a आएगा। देखो u प्लस बी, देखो हम बीजगणित में ये जानते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह यहाँ पर क्या है v, बी की जगह क्या है u, v और u, तो ये क्या जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो इसकी और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब फिर हम क्या करेंगे वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, इसके बटे में 1 है, इसको इससे गुणा करेंगे तो वज गुणा करेंगे तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ही आएगा और 2a को s से मिलाएंगे तो 2as आएगा। फिर v स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम पक्षांतर करेंगे, ये माइनस यू स्क्वायर लेफ्ट से राइट में जाकर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2as, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 7। समीकरण 7 गति का तृतीय समीकरण है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। समीकरण 7 गति का तृतीय नियम है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने ग्राफ विधि की सहायता से गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम को व्युत्पन्न किया। जब आप इस चीज़ को क्लास 11th में अध्ययन करेंगे तो ग्राफ विधि से भी हम गति के प्रथम, द्वितीय और तृतीय निकाल सकते हैं और समाकल विधि से भी हम गति के प्रथम, द्वितीय और तृतीय नियम निकाल सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमने आज अध्ययन किया इक्वेशन ऑफ मोशन और उसमें हमने महत्वपूर्ण बात देखी। पहली महत्वपूर्ण बात तो ये थी कि जो वीटी ग्राफ है या जो वेग और समय का जो ग्राफ है उसका क्षेत्रफल हमें विस्थापन देता है। ये बात आपको एक फैक्ट रूप में याद रखनी है। जो वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल है वो विस्थापन देता है। तो निष्कर्ष में या कंक्लूजन में ये आ गया कि वीटी ग्राफ का क्षेत्रफल विस्थापन देता है। पॉइंट 2 रिमेंबर के रूप में। दूसरा आया गति का प्रथम नियम v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा नियम है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा नियम है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जहाँ u क्या है प्रारंभिक वेग या इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है अंतिम वेग फाइनल वेलोसिटी, t क्या है समय, a क्या है त्वरण और s क्या है विस्थापन। इस प्रकार गति के समीकरणों में ये दो ही बातें महत्वपूर्ण है कि वीटी ग्राफ का क्षेत्रफल विस्थापन देता है और गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, जहाँ पर u v a t s ये होते हैं। आप मेरे चैनल
को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना नहीं भूलें। थैंक यू।